निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जो हम इस समय पटेल नगर में मौजूद हैं, श्याम सरवटे जी हैं, सीनियर बैंक मैनेजर रिटायर हुए और 16 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया क्योंकि नगर निगम चुनाव में अक्सर लोगों की जो समस्याएं, लोकल समस्याएं होती है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। श्याम सरवटे जी, ये बताएं कि जो 16 नंबर वार्ड है, इसमें कौन कौन सी कॉलोनियां आती है और क्या क्या इसके अंतर्गत जो समस्याएं आप देखते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि जैसा प्यार मुझे दे रहे हैं हमेशा देते रहें। हमारा जो वार्ड 16 है, एक्चुअली जो दिल्ली वाला जो रोड है पेट्रोल पंप, उससे लेके पीएलए का एरिया और पटेल नगर का नहर तक, और इधर से 15 सेक्टर वाला रोड और पीछे से रेलवे लाइन, इसके बीच में जो एरिया है वो वार्ड नंबर 16 में आता है। तो अगर बात की जाए समस्याओं की, क्योंकि अक्सर लोगों की कॉलोनियों में समस्याएं होती है, और आपकी इन कॉलोनियों में क्या क्या ऐसी समस्याएं आप रूटीन में आप देखते हैं। समस्याएं प्रवीण जी, इस वार्ड नंबर 16 में जितनी समस्या है इतनी शायद ही किसी वार्ड में होगी। यहाँ पर जो तरतीब से जो है वो काम अभी तक कभी हुआ नहीं है। हालांकि एमसी यहाँ पर 3 रह चुके मेरे देखते देखते 3 टर्म में, और ये चौथी टर्म में अब चुनाव हो रहा है। यदि मैं सबसे पहले बेसिक मूलभूत परेशानी की बात करूं जो हमारे लोगों के बीच में है, ये है कि यहाँ पर जो रोड है वो पूरी तरीके से बने हुए नहीं है। ऐसे क्षेत्र आज भी है, मैं आपको बताऊं, इधर चार धाम पार्क वाली साइड के अंदर, और लोग मजबूर रह हो रहे हैं, टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है। मैंने विजिट किया वहां पे, उन लोगों से बात किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको जो है, अब हम आपके अंदर एक सफल जो है समाज सेवी को देख रहे हैं, तो हमारा ये काम हो जाना चाहिए। नंबर 2, जो हमारे यहाँ वो बनाई गई है रोड, वो रोड किस हिसाब से बनी है वो समझ से बाहर है। पता नहीं क्या सोच के नगर पालिका ने, किस तरीके से निगम ने वो बनाई है। यहाँ पर रोड जो है वो ब्लॉक्स वाली बनी है, और रोड जो हमारे क्षेत्र में है जो अधिकतर जो है वो सिंथेटिक टाइप की रोड बनाई गई है। जो रोड रोड है ही नहीं, खाली जो है वो डस्ट को दबाने का तरीका अपनाया गया है। और उस डस्ट के तरीके में क्या हो गया कि हमारे यहाँ जब पशु घूमते रहते हैं, गोबर करते हैं, तो वो जो है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने से क्या होता है, उसकी सफाई नहीं हो सकती। सफाई कर्मचारी आएगा, ऊपर से मारेगा, लेकिन वो मैला वहां से गोबर जो साफ नहीं होता। और जब थोड़ा भी पानी आ जाए, सपोज किसी ने घर से पानी साफ किया, अपना धुलाई की, तो रोड पे चला गया और वहां यदि वो गोबर जमा हुआ, तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप मतलब नाक पे कपड़ा धर के आपको गुजरना पड़ेगा। ये जो टाइप के रोड बनाए गए, मुझे ये है कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये रोड जो है फॉर्मेलिटी करके बनाए गए हैं। क्योंकि जब हम लोग बार बार जाते थे कि रोड टूटे फूटे हैं, ये फॉर्मेलिटी की गई है, खाली लोगों को जो है जैसे वो बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये रोड नहीं बने हैं। यदि कोई आदमी कहे कि यहाँ रोड बना है, तो यहाँ पर रोड नहीं बने हैं। मेन रोड मार्केट वाला हम कह सकते हैं कि है, वो तो बनेगा, लेकिन यदि गलियों में हम जाएं तो बहुत बुरा हाल है। नंबर 2 ये है रोड का। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सीवरेज की। जो हमारे यहाँ किसी टाइम में सीवरेज की पाइपलाइन डली थी कॉलोनियों में, उस समय कैपेसिटी क्या रही होगी, 5,000 की रही होगी, 3,000 की रही होगी कैपेसिटी। उस कैपेसिटी को ध्यान में लगा करके वो सीवरेज की लाइनें डाली गई थी। लेकिन आज जो है उसका 20 गुना बढ़ चुकी है कैपेसिटी, जो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पटेल नगर एरिया में, वार्ड नंबर 16 में। यहाँ पर जो आए दिन सीवरेज बंद रहते हैं, और क्या बंद रहते हैं, जब यहाँ बरसात होती है तो इतना जो सीवरेज की गंदगी है वो भी बाहर आ जाती है। ऐसा कोई प्रोविजन किया नहीं गया है कि तुरंत सीवरेज साफ हो जाए। और सीवरेज के साथ जो बहुत बड़ी समस्या है, जो वाटर सप्लाई की लाइन है वो भी पुरानी है, और जगह जगह पे लीकेज है। और लीकेज भी ऐसे है कि जब यहाँ पर जो सीवरेज और जो वाटर सप्लाई है, दोनों लाइनें कई बार तो मैच हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जो पानी आता है इतना गंदा पानी आता है, उसमें मैला मिक्स होकर के पानी आता है, और कलर चेंज हो जाता है पानी का। मजे की बात यह है। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पर जो है पूरा गंदा, कम से कम 1.5 महीने गंदा पानी आया था। और वो गंदा पानी आने के लिए हम लोगों ने बात की, यहाँ से प्रबंधकों से, जो हमारे एमसी थे उनसे भी बात की। उन्होंने भी ये हाथ खड़े कर दिए थे इस बात को लेकर के,
क्योंकि हाथ खड़े करने के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमारे तो मंत्री भी सुनवाई नहीं कर रहे। जब ऐसी स्थिति में कोई हो तो फिर काम होता नहीं है। और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे। और उस दिन जब हमने बुलाया, यहाँ पे एसडीओ भी आया, क्योंकि यहाँ सारी लेडीज इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने प्रोग्राम बनाते हुए आज जो भी अधिकारी आएगा उसकी इज्जत करेंगे, अच्छे से इज्जत करेंगे। और उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट करके रख लिया। एसडीओ साहब आ गए, सीवरेज वाले भी आ गए, वो भी आ गए, पानी वाले भी। और उन्होंने जब बातचीत सुनी, जब हमने उनके सामने बात की, इवन टीवी चैनलों पर भी चला वो रिकॉर्डिंग भी मैं दिखा सकता हूँ पब्लिकली कि किस हालात में वो था काम। और वो जो है 1 घंटे के अंदर अंदर वो वाटर वहां से जो सीवरेज का है वो खाली किया गया। लेकिन वो सिर्फ एक बार खाली किया गया। आज भी आए दिन ये चीजें होती रहती है, आप कभी भी देख लीजिए। मैं आपको फोन करके बताता रहूंगा कि आज कितने दिन के अंदर कहाँ कितना गंदा पानी आ रहा है। तो ये वाली बात जो है, हम डर के बात नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और काम करेंगे तो फिर ये चीजें तो हमें सहन भी करनी पड़ेगी, लोगों से टकराना भी पड़ेगा, और हम उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद जो हमारी समस्या है मेन, वो है यहाँ पर कि जो बिजली के खंभे हैं वो गलियों के बीच में लगे हुए हैं। और गलियों के बीच में लगे हुए खंभे जो हैं, जब पानी बरसात होता है या कोई और मतलब के पानी भर जाता है या बच्चे खेलते हुए उन पे हाथ लगा देते हैं बच्चे। और जब वो गलियों में हाथ लगा देते हैं बच्चे, तो कभी भी जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये जो तार है, अभी केबल गवर्नमेंट जब डाल रही है, तो वो केबल डाले, उसको डलवाएंगे उसके अंदर, कि जो क्रैक जो है बीच में कहीं ना हो, कहीं लीकेज कहीं ना हो। इस तरीके से वो वायरिंग हो जाएगी, तो फिर हमारी बिजली की समस्या हल हो जाएगी। और हमारे बहुत सारे लोगों की भी समस्या आ रही है कि जी हमारे मीटर जो है फास्ट चलते हैं, उस पे पूरा सर्वे करवाएंगे कि कहाँ कहाँ मीटर किस किस के खराब है, और इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। और सरकार से बात करेंगे कि इन सब मीटरों की एक बार जांच करवाए, सबकी टेस्ट वो करवाए, और टेस्टिंग की फीस हम देंगे। पूरे जो वार्ड की है वो पूरी टेस्टिंग फीस मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो जो है 100% चेक हो जाए सबके मीटर, वो हम फीस पे कर देंगे। हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे, और हमें बिल्कुल गुरेज नहीं है। यदि हमें कहीं खुल के भी आना होगा तो भी हम लोग आएंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे जो बात की कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। सब्जी मंडी हमारी 2 साइड ओपन है, 2 गेट है सब्जी मंडी के। और वहां पर जो सब्जी मंडी का एक गेट है, उधर से और उधर वाले गेट से बीच में से मोटरसाइकिल निकलते रहते हैं, व्हीकल्स निकलते रहते हैं, साइकिलें निकलती रहती है। मेरी प्रायोरिटी मैं ये रखूंगा कि यहाँ पर ऐसी पार्किंग हो कि बाइक जो है दूर पार्क हो जाए, और बाइक दूर पार्क हो जाएंगे तो पार्किंग में किसी न किसी को नौकरी भी मिले, वो भी उसका रहेगा। तो यदि वहां पर हमने पार्किंग बनाने के लिए जगह हम तलाश करें, और हमने देख रखा है कहाँ पे बन सकती है, वहां पर हम जो है बाइक की पार्किंग का प्रोग्राम कर देंगे। तो यहाँ पर अंदर जो है वो नहीं आएगी, मतलब कि पार्किंग जो अंदर नहीं आएगी। नंबर 2 सॉरी, कि जो हमारी सब्जी मंडी है, इस सब्जी मंडी में सुबह के टाइम जब आप निकल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी है। सफाई वाले बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन वो सफाई जहां तक कर पाते हैं वो करते हैं। एक्चुअल में तो सब्जी मंडी के अंदर इतना गंद फैला रहता है कि जब आप निकलेंगे, बच्चे आपके निकलेंगे, तो आपके जूते चप्पलों में भी लगेगी, और यदि ऐसे उछल उछल के चप्पलों से भी पीछे भी आती है कपड़ों के ऊपर। इतना गंदा माहौल रहता है। पशुओं का पेशाब वहां पर है, पशुओं का आवारा पशुओं का गोबर वहां पर है। और इसके साथ पार्किंग के साथ हम एक और व्यवस्था करवाएंगे। वो व्यवस्था ये होगी कि जो हमारे लोग गलियों में चारा डालते हैं पशुओं को, उसके लिए हम पॉइंट सॉरी पॉइंट बनवा देंगे कि इस पॉइंट पर आप चारा डालिए, सब जगह पे ना डालें। और वहां पर वो फिक्स करवा देंगे, तो वहां पर हमारी एक तो आवारा पशुओं की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब जगह पे पशु नहीं घूमेंगे। क्योंकि आज समस्या क्या आती है कि कोई भी आदमी डालता है, वो सब्जी काटता है तो वो छिलका वहीं डाल देता है कि भाई पशु गाय खा लेगा। यदि रोटी बचती है तो भी वो रख देते हैं बाहर में। तो इसके लिए हम फिक्स करा देंगे कि भाई ये जगह अपन ने यहाँ पर फाइनल की है, यहाँ पर आप डालिए पशु को, ताकि पुण्य भी हो, और पुण्य भी हो और उसका फल भी प्राप्त हो। क्योंकि ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं फल, जैसे हम कहीं भी डाल देंगे खाना उसका, वो पशु खाना खा रहे हैं, कोई बाइक से आ रहा है, कोई बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसको उठा करके पटक देते हैं पशु, तो वो तो पाप की ओर ले जाता है। तो हम इसका ये करेंगे कि उन पशुओं के लिए हम कहीं ऐसा इंतजाम कराएंगे कि यहाँ पर आप चारा डाल सकते हैं, और जहाँ आपकी इच्छा होती है वहां पे आप अच्छी सी जगह बना करके वहां डालेंगे, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी।
तो बात की जाए अगर यहाँ डिस्पेंसरी की, क्योंकि आबादी काफी है पटेल नगर में और लगातार बीमारियां लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या भी यहाँ ज्यादा है, तो क्या ये पर्याप्त है डिस्पेंसरी जो यहाँ बनी है? जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर ये पर्याप्त नहीं है। हमारे लोगों को भागना पड़ता है, कोई सिविल हॉस्पिटल भागता है, सिविल हॉस्पिटल दूर रहता है तो फिर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है। मैं आपको बताऊँ कि आज डॉक्टर यदि साधारण से कोई आदमी जाता है तो ₹300 फीस लेता है और हम तो भुगत रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं आस-पास में लेकर के उठा के जाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक बच्चे को सांड ने टक्कर मार के गिरा दिया। तो उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले गया। मैंने कहा भई इस बच्चे को हम हॉस्पिटल में बाद में रखेंगे, पहले इसका जो सीटी स्कैन कराएँगे। क्योंकि पशु ने मारा है, बच्चे को कोई ऐसे गुप्त चोट ना लगी हो। तो उसका हमने अपने खर्चे पे बच्चे का सीटी स्कैन कराया, उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। तो ये वाली समस्या जो है ना कि जब हम वहाँ पर जाएँगे, सीटी स्कैन वहाँ करवाने जाएगा, तो यहाँ पीएचसी क्यों ना स्थापित हो जाए? पीएससी स्थापित होनी चाहिए यहाँ पर और पीएससी यहाँ पर है नहीं, अभी इस विषय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है पटेल नगर के अंदर और हमारी इतनी जनसंख्या यहाँ पर कि इतना कंजेस्टेड है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारा हैवी है और उसके हिसाब से यहाँ जो मेडिकल की फैसिलिटी है, सरकारी तौर पर अवेलेबल नहीं है, जितनी होनी चाहिए। प्राइवेट तो है ही, लेकिन प्राइवेट में कौन आदमी जा पाएँगे? अभी लोग बेचारे गुज़ारा करते हैं कि कोई फ्री का राशन लेके गुज़ारा कर रहा है, कोई कैसे गुज़ारा कर रहा है, तो वो डॉक्टर की इतनी फीस कहाँ से भरेंगे? नेचुरल बात है कि उनको चाहिए ऐसी फैसिलिटी। अब देखिए सिविल हॉस्पिटल में कितनी बड़ी फैसिलिटी है। मैं आज ही सिविल हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ एक हमने किसी से मिलने गए थे। देख के तबीयत खुश हो गई कि हाँ, सिविल हॉस्पिटल में काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ पीएचसी स्थापित हो जाएगी, हमारे यहाँ भी अच्छा काम हो जाएगा। हमारे लोगों को अच्छा उसमें सर्विस मिलेगी। ये पीएचसी बनाने का हमारा गवर्नमेंट से रहेगा कि हम यहाँ पर पीएचसी स्थापित करवाएँ और अच्छे डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उसके अंदर। इसके अलावा आप ऐसा आपने क्या विजन सोचा है यहाँ कुछ ऐसी अलग सी चीज बने कुछ, क्योंकि कई लाइब्रेरी भी बनाते हैं और करते हैं, आपने क्या सोचा है? देखिए, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी पहले से है पार्क के अंदर, लेकिन उसमें जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हम उच्च लेवल की यहाँ पर एक लाइब्रेरी स्थापित करें, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे जो पैसा खर्च करके जाते हैं, वो यहाँ पर उनको वाई-फाई भी अवेलेबल हो, यहाँ पर उनको काउंटर भी अवेलेबल हो, यहाँ पर उनको पार्किंग भी अवेलेबल हो। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम ऐसी एक लाइब्रेरी बना दें, जिसमें कम से कम 30-40 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकें। ये न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, आज कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है, बच्चों को माहौल पढ़ाई का चाहिए होता है, तो उनको ऐसी लाइब्रेरी चाहिए, रीडिंग रूम टाइप। जहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल हो और आप ये देखेंगे कि देखिए हमारे यहाँ हमने ये बुक्स रखी हुई है बच्चों के लिए। यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो यहाँ से बुक्स लेता है। 2 बच्चे आईएएस कर रहे हैं उनको वो यहाँ से बुक्स लेकर के गए हमारे यहाँ से। एक बिटिया आईएएस कर रही थी, तो उसको कंप्यूटर की ज़रूरत थी, उसको हमने कंप्यूटर दिया कि हाँ, आप बच्चे जो हैं वो चाहे वो यहाँ से कुछ भी ले अपना खुश रहे। ऐसा हम बड़े पैमाने पे करना चाह रहे हैं। और बड़े पैमाने पर करेंगे तो उसमें किसी कास्ट का कोई बैन वो नहीं रहेगा बैरियर, किसी धर्म का कोई बैरियर नहीं। सब बच्चे वहाँ पर आएँ, सब हमारे अपने बच्चे हैं, सब लोग एक परिवार की तरह उसमें रहेंगे, तो हमारी एजुकेशन के मामले में तरक्की हो जाएगी। हमारे यहाँ का एजुकेशन का जो हमारे एरिया में है, वो लेवल है नहीं। हम चाहेंगे कि वो लेवल ऊँचा किया जाए। मैं आपको बताऊँ एक स्कूल में एक प्रॉब्लम हुई थी एक बच्चे को। वो बच्चा कहीं बाहर चला गया और बिना बताए चला गया। तो उसकी जो है रिपोर्ट नेचुरल बात है करनी पड़ती है भई बच्चा बाहर गया हुआ 2 दिन से। तो वो रिपोर्ट करने के बाद हुआ तो उस बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। एक टीचर यहाँ तक कहने लगी कि यदि ये बच्चा इसमें एडमिशन होएगा तो मैं ये स्कूल छोड़ दूँगी। भई वो बच्चा गरीब घर का बच्चा है। उस बच्चे को जो है हमने पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है। बच्चे को ठीक है, हमारी यदि कोई चीज़ गुम होती है तो हम रिपोर्ट करते हैं, तो वो हमें मिल जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारे लिए इल्लीगल हो गई? वो तो हमारी अपनी है ना जी, वो बच्चा हमारा है। मैंने प्रिंसिपल से बात की बड़े स्कूल के प्रिंसिपल से और मैंने उसको रिगार्ड दिया, वो मेरे से हाथ मिलाने के मैं कहा आपका गुरु का दर्जा है, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते। हालाँकि उम्र में वो छोटे थे, लेकिन मैंने कहा ये जो आपके स्कूल में हो रहा है ये गलत है। आप इसको ठीक से करिए और उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, उसके बावजूद भी उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। इन चीज़ों पर हम पाबंदी लगाएँगे। स्कूल की व्यवस्था क्या रहेगी, स्कूल में हम खुद विज़िट किया करेंगे। पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए है या नहीं है? बच्चों के लिए गर्मी-सर्दी के अंदर टाट है, बेंच है, ये सब चीज़ें हम देखा करेंगे। और यहाँ पर बच्चों का हम जो एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं चलिए कि मैं एक बीच में आपसे ये बच स्कूल को लेकर ज़्यादा लंबी हो जाएगी बातचीत। मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि क्योंकि लोगों को अक्सर जो फैमिली आईडी है
फैमिली आईडी को लेकर दिक्कत आती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको पेंशन को लेकर दिक्कत आती है और खासकर विडो महिलाएं हैं, उन कई बार पेंशन नहीं बन पाती, विडो महिलाओं की नहीं बन पाती, विकलांग लोगों की पेंशन नहीं बन पाती। तो ऐसे में और एक फैमिली आईडी के में भी प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है। इन तमाम तरह की समस्याओं को आप कैसे देखते कि ये फैमिली आईडी में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है कि लोगों की इनकम उसमें गलत चढ़ी। हैं? वो इनकम गलत चढ़ी हुई है, उस इनकम को सरकार के जब हम सीएससी सेंटर पर जाते हैं, जो ऑथोराइज सेंटर है, वो बेचारे हाथ खड़े कर लेते हैं कि जी ये हम ठीक नहीं कर सकते। तो हम इस पे काम करके ये निकालेंगे कि इसके अंदर हम करेक्शन करने का कोई तरीका तो हो। मान लो गलत किसी ने लिख दी, तो गलत लिख दी तो उसको ठीक करने का भी हमारे पास होना चाहिए। और फैमिली आईडी में अभी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि एक हमारे साथी की डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ की जो ये प्रॉब्लम थी कि भाई फैमिली आईडी में से उसका नाम हटाना था। तो हम नाम हटाने के लिए सीएससी सेंटर में साथ चला गया, और मैं साथ चला गया तो वो कहता है जी अभी जो ना इसमें अब जो नंबर उनका डला हुआ जिसकी डेथ हो गई, तो अभी ये हो नहीं पाएगा। भाई आप प्रोविजन तो देखो पहले, कंप्यूटर में देखिए आप, उसमें ये प्रोविजन किया जाता है कि फैमिली आईडी में यदि कोई चीज ऐसी है, नंबर जो किसी का डला हुआ और वो नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे आदमी का नंबर डाल के ओटीपी लेके उसको कर सकते हैं। तो ये फैमिली आईडी की हमारी मेन प्रॉब्लम है कि फैमिली आईडी में से नाम घटाना, नाम जोड़ना, और जो मैं आपसे बात कर रहा था इनकम का, ये चीज जो है वो हम प्रायोरिटी पर लेंगे। नंबर 2, एक सरकार का जो प्रोग्राम आया हुआ है कि भाई हमारी जन्म तिथि रिकॉर्ड में कैसे ठीक करें। जन्म तिथि रिकॉर्ड में ठीक करने का कोई प्रोविजन यहाँ पर क्या इस सरकार ने ही नहीं किया है। और ये मेरी मेरी नहीं, ये तो पूरे हिसार की प्रॉब्लम बल्कि हरियाणा की प्रॉब्लम रहेगी। और इस प्रोग्राम में जो हम अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे कि जब उसके लिए हम डेट ऑफ बर्थ के लिए जा रहे हैं, तो शुरू में एक बार हरियाणा गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया था, कैंप भी लगा था कि भाई जो आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। लेकिन आज की डेट में डेट ऑफ बर्थ के जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता खत्म कर दी है। अब कोई आदमी 10वीं तो पढ़ा है नहीं, वो कहाँ से लाएगा अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, फिर कहाँ से आएगा वो। अब इसकी हमारी लड़ाई शुरू करेंगे हम कि ये जो हमारे वार्ड में है इस पे प्रायोरिटी पे काम हो, और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ का है, जो आईडी का है, फैमिली आईडी का, ये काम किया जाए। एक और समस्या है यहाँ पर कि विडो जो हमारी बहनें हैं जिनको अनटाइमली लॉस हुआ है फैमिली का, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है कि उनको विडो समान पेंशन दी जाए, यहाँ पर उसकी भी प्रॉब्लम आ रही है। और उसकी भी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को काम होने में दिक्कत आ रही है। एक काम को होने के अंदर 20-20 दिन लग जाते हैं, और 20 दिन हो जाते हैं, और जहाँ से ऑफिस से जो उनको स्कीम कोड मिलना है पेंशन का, जो बैंक में डाला जाएगा, वो कोड मिलने में ही 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। इस चीज पर हम स्पेशल ध्यान देंगे कि हमारे वार्ड में ये वाली प्रॉब्लम ना आए। और इसके लिए हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि हमारे जैसे पटेल नगर में जो वार्ड नंबर 16 इसमें पीएलए का एरिया है, वाल्मीकि मोहल्ला है, और ये हमारा गांधी नगर है, पटेल नगर है, इधर जो राजपूतों का मोहल्ला है, और अपनी ये मनोर कॉलोनी है, संजय नगर है। यहाँ से हर मोहल्ले से हम 2-2 आदमी लेंगे कि भाई कोई आदमी यदि हमारे तक न नहीं पहुंच पाता तो हमारे 2-2 आदमी लेकर के हम हर मोहल्ले से एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी जो है लायबल रहेगी हमारे जो लोग यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए, और वो मुझसे जवाब तलब भी कर सकते हैं कि साहब ये काम क्यों नहीं हुआ। तो इस लेवल पे हमारा डायरेक्ट जो है हमारे लोगों से लिंक रहेगा। क्योंकि आज ये होता है कि एमसी साहब है नहीं या कोई काम रुका हुआ है, तो उस काम को हम देखेंगे, प्रायोरिटी पे देखेंगे। और हमने अभी एक और चीज़ की है कि जिन बहनों की विधवा पेंशन जो बना रहे हैं या जो फैमिली आईडी में, उसको भी हमने कहा उनका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। जो मतलब कि हम अपने पैसे से उनको जो है ये चीज़ें उपलब्ध कराएँगे। क्योंकि हर एक आदमी के पास नहीं है, जो है वो तो दे ही देता है, लेकिन नहीं होएगा तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये भी जिसका हम भेज रहे हैं, उसके पैसे हम दे देंगे। श्याम जी, ये बताएं कि आप अपनी ऐसी क्या योग्यता मानते हैं या क्या आप लगातार जुड़े रहे हैं सामाजिक संगठनों से ताकि लोग आपको वोट देंगे? आप क्या मानते हैं अपने आप में इसमें? देखिए, हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हम उसके राष्ट्रीय मुख्य सर्वोच्च निर्देशक हैं। हमारा एक मिशन है। हमारा मिशन ये है कि जो हमारे समाज में से अंधविश्वास खत्म किया जाए।
हमारे समाज में से नशाखोरी खत्म की जाए और हमारे समाज में से अनपढ़ता खत्म की जाए। ये हमारा मिशन है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और इस पर काम करने के लिए आज से नहीं, हम लोग, आप ये देख लीजिए कि करीब 40 साल के करीब हो गए और हमारा समाज हमें इतनी मान्यता देता है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इतना चाहते थे कि भई एक बार जो है ना आप हमारे पास आओ। और जब मैं बैठ के उनसे बात करता था, तो घरों में ये चर्चा हो जाती थी कि भई आज की डेट के अंदर जो सही मायने में कोई काम कर रहे हैं, तो ये कर। अभी बैंक से रिटायर हो गए हम। बैंक से रिटायर होने को बैंक में थे तो भी हम पब्लिक की सेवा करते थे। हमारे यहाँ पटेल नगर के ही आपको कितने लोग मैं बता दूँगा, जिनको हमने घर बैठे ही सेवाएँ दी। क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारा कोई बिज़नेस नहीं है, हमारा परिवार है। जो जितनी बढ़िया सर्विस देगा, उतना ही बढ़िया लोग उसकी अकाउंटिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे। और हमारे समाज का हमें पूरा समर्थन है। हम लोगों में मैं आपको बताऊँ कैसे किया गया कि हमारे यहाँ एक पंचायत हुई थी इस चुनाव के बारे में। तो मैं तब तक शांत था, मैंने कोई चुनाव लड़ने का मेरा प्रोग्राम नहीं था। तो कुछ नाम आए, तो पंचायत के अंदर एक व्यक्ति ने तो ये कह दिया जी समाज मेरी सपोर्ट करे या ना करे, मैं तो चुनाव लड़ूँगा। तो समाज को तो उसने कुछ समझा ही नहीं, समाज के बाहर हो गया रीत से वो। एक आदमी आया, उन्होंने 3-4 लोग अपने इकट्ठे पार्टीबाजी करके और नारे लगवा दिए कि हमारा फलाँ भाई जिंदाबाद। वो अपने को पंचायती उम्मीदवार कहने लगे। अब पंचायत के जो लोग थे वो वहाँ बैठे रह गए, सुन्ने हो गए वो लोग कि यार हम लोग तो पंचायत कर रहे थे कि भई एक तरफ़ा प्रोग्राम करें। तो फिर उसके बाद में पंचायत के लोग मेरे पास यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी देखो, पंचायत की बात आप मानते हैं तो हम आपको आगे कर, तो पंचायती रूप से हमें आगे किया। अभी 15 तारीख को हमारे जितनी मेरे ख्याल करीब 100 लेडीज़ यहाँ पर आए हुए थे। उनको ये पता था भई ये नशे के खिलाफ बात करते हैं। तो कहते हैं हमें तो ऐसा आदमी की ज़रूरत है, कि हमारा जो परिवार है वो नशे ने जो है बुरा खराब किया हुआ है। तो यदि ऐसा आदमी हमारे बीच में आ जाता तो क्या? तो ये थे श्याम सरवटे जी, वार्ड नंबर 16 से अपनी तैयारियां लगातार इनकी जारी है और साथ ही साथ इनको उन्होंने ये बताया है कि जो यहाँ वार्ड में सीवरेज की, रोड की, स्ट्रीट लाइट और खंभों की भी यहाँ प्रॉब्लम है, उन्हें वो दूर कराने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने एक खास बात बताई कि इनके माध्यम से जो कॉलोनियां हैं वहां 2-2 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के माध्यम से तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो भी दूर करवाई जाएगी। और साथ के साथ जो एक बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करने का भी मन है, क्योंकि एक लाइब्रेरी चल रही है ऑलरेडी, बड़ी लाइब्रेरी करने का भी मन है। और साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासकर महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों ने भी मिलकर इन्हें एक पंचायती तौर से एक उम्मीदवार भी चुना है। तो ऐसे में अब चुनाव होने हैं, क्योंकि प्रत्याशी और भी आएंगे, आगे देखेंगे चुनाव की आगे क्या गतिविधियां रहेगी। प्रवीण कुमार, हिसार।